नमस्कार। गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला, इसके अंतर्गत हिंदी विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और विशेष रूप से आधुनिक काव्य पर, आधुनिक कविताओं पर और आधुनिक कवियों पर। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में ये जो आधुनिक काल है, इसका अपना एक विशिष्ट महत्व है। लहर प्रसाद की एक विलक्षण काव्य रचना है। उनकी काव्यानुभूतियों में जिन प्रवृत्तियों का वैशिष्ट्य बार बार उल्लिखित होता है, उनमें प्रेम और सौंदर्य, इसकी चर्चा विशेष रूप से आलोचना जगत में, साहित्य जगत में की जाती है। प्रसाद ने लहर काव्य संग्रह में कहीं तो सुकुमार और सुंदर अलौकिक प्रियतमा की घनी अलकों की प्रशंसा की है, और कहीं वो इड़ा की बात जब कामायनी में करते हैं तो बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, इस तरह के सौंदर्य की परिकल्पना भी वो करते हैं। कभी वो उस प्रियतमा के साथ आंख मिचोली खेलने का अनुरोध करते हैं, कभी वो उसकी बिखरी अलकों से क्रीड़ा करते हुए प्रतीत होते हैं। वह चंचल बहुलता से इसे जकड़ने का आग्रह करते हुए भी दिखाई देते हैं। वास्तव में प्रसाद की कविताओं में जब हम इस तरह के प्रेम और सौंदर्य का एक अद्भुत संगम देखते हैं, तो शैशव अवस्था की चंचलता, यौवन की खुमारी और प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था के का गांभीर्य, इन सभी भावों को हम उनकी कविताओं में, उनके काव्य संग्रह में एक साथ उपस्थित पाते हैं। कभी वो भाव चेहरे की रेखाओं को चित्रित करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, कभी आंगिक चेष्टाओं और मुख मुद्राओं के भावों को पढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। इसलिए वो रूप सौंदर्य के, रूप वैभव के चितेरे बनकर, विलक्षण चित्रकार बनकर हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इसलिए एक एक अंग प्रत्यंग का, वस्त्र और आभूषण का सौंदर्य भी वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करते चलते हैं। जैसे नीले परिधानों की बात जब वो करते हैं, तो बिजली के कौंधने से उसकी तुलना करते हुए वो बहुत सुंदर चित्र श्रद्धा का कामायनी में अंकित करते हैं। जागरण की पुकार, नियंत्रण की प्रवृत्ति और आनंद का उल्लास, ये सब कुछ, ये कैसे विलक्षण भावों का संग्रह, संचय एक साथ कवि करता है, यह वास्तव में किसी विलक्षण कवि का ही गुण है। मधुर जीवन के पूर्ण विकास, विश्व मधु ऋतु के कुसुम विकास, देखने को अदृष्ट नरतन, अरे अभिलाषा के यौवन। ये यौवन प्रसाद को, युवा अवस्था प्रसाद को बहुत प्रिय है। इसलिए वह बार बार इस यौवन के मद को, उसको, उसके सुख और आनंद को स्मरण करते हैं। उसकी तुलना वो कभी प्रकृति के बसंत से, कभी बदलते रूप स्वरूप से करते चलते हैं। वह समस्त जगत की असीम सौंदर्य का भंडार उस प्रेयसी को, उसके यौवन को मानते हैं। इस असीम सौंदर्य के विविध रूप प्रेम के माध्यम से निखर कर बार बार सम्मुख प्रकट होते हैं, और उन्हीं को प्रसाद कविता में, शब्दों में बांधते चलते हैं। इस सौंदर्य एवं प्रेम के वैविध्य को वो अत्यंत सजीव रूप में अपनी कविताओं में, अपने गीतों में संजोते हैं, पिरोते हैं, और फिर उसे संग्रह में लाकर चित्रांकित करते हुए प्रस्तुत होते हैं। श्यामा सृष्टि युवती सी, श्यामा सृष्टि युवती थी, तारक खचित नीलपट परिधान था, अखिल अनंत में चमक रही थी लाल सासी दीप्त मणियां, ज्योतिमयी हासमयी विकल विलासमयी। अब ये जो शब्द चयन है और यह जो कल्पना की सृजन शक्ति है, और ये जो सूक्ष्म
अनुभूतियां हैं, उन्हें पिरोने की कला है, यह वास्तव में अद्भुत है। श्यामा सृष्टि को युवती के रूप में चित्रित किया। बार बार प्रसाद इस तरह के रूपक बनाते चलते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इस तरह के चित्र, वो जो कल्पना का एक अद्भुत सौंदर्य है, कल्पना की एक जो रचना धर्मिता है, वह उनकी कविताओं में रह रहकर प्रकट होती है। इसलिए तारक खचित नीलपट परिधान था, ये बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति वो करते हैं। तारों से जो तारे हैं आसमान में, उनसे जड़ा हुआ परिधान, और इसी तरह चमक रही थी लाल सासी दीप्त मणियां। ये जो तारे हैं, ये लालसा जो मनोभाव है, जो मनोविज्ञान है, उसको बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करते चलते हैं। ज्योतिमयी, हासमयी, विकल, विलासमयी, ये जो परिकल्पना है, ये अद्भुत है। प्रसाद जी के गीतों की बहुत सारी विशेषताएं हैं। उनमें से एक विशेषता यह भी है कि वो केवल भावोच्छ्वास मात्र ही नहीं है, अपितु प्रणय के विभिन्न व्यापार भी रह रहकर दिखाई देते हैं। जो प्रेम की अनुभूतियां हैं, जो प्रेम की अभिव्यक्तियां हैं, उनको वो चित्रित करते हैं। तो प्रसाद जी के गीतों में हम भावोच्छ्वास आदि को प्रणय के अनुभूतियों के साथ जोड़कर जब देखते हैं, तो लगता है वास्तव में प्रसाद उस धरातल पर चले जाते हैं जहां वो अपने पाठक समुदाय को ले जाकर उस आनंद की अनुभूति से जोड़ना चाहते हैं। लहर की कविताओं में प्रेम राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक चेतना का आधार बनकर हमारे सामने आता है, और वह उससे परे अपनी स्थूल सत्ता रखता भी नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं, बीती विभावरी जागरी, ये जो रात्रि है, यह अब अस्ताचल की ओर जा रही है, और जो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त की वेला है, उसका आगमन कवि परिकल्पना करता है अपनी सौंदर्य दृष्टि से। तो विभावरी, ये जो रात्रि है, वह जा रही है, और अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, ये जो उषा रूपी नायिका है, प्रातःकालीन वेला को एक उषा रूपी नागरी के रूप में चित्रित करते हैं। और हम जानते हैं कि जब प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो धीरे धीरे ये जो तारे हैं, ये एक एक करके छिप रहे हैं। तो अंबर पनघट में, ये जो अंबर रूपी, आकाश रूपी पनघट है, कुआं है, इसमें एक एक तारा घड़े के रूप में, घट के रूप में उषा रूपी नागरी डुबो रही है। कितनी सुंदर परिकल्पना है। ये परिकल्पना शायद अतुलनीय है। अन्यत्र किसी कवि और कविता में इस तरह की परिकल्पना देखने को नहीं मिलती। खग कुल कुल कुलसा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। एक पूरा चित्र है जो मनोमस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। ये चित्रात्मकता का, ये बिंबात्मकता का जो गुण है, यह वास्तव में प्रसाद की विलक्षण और विराट प्रतिभा का परिचायक है। कवि प्रसाद ने अपने उद्बोधन गीतों के माध्यम से भी यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि परतंत्रता रूपी रात्रि का अंधकार, ये जो गुलामी है, जिसकी बात हमारे यहाँ कवियों ने बार बार की, तुलसी ने भी कहा पराधीन सपने हो सुख नहीं, तो ये जो परतंत्रता रूपी रात्रि का अंधकार है, अब समाप्त होने वाला है। उसकी समस्त जड़ता के स्थान पर अब जागृति आएगी। अब प्रेम और स्फूर्ति की आशा का स्फुरन होगा, विकीर्ण होगी, और ये किरणें चारों तरफ फैलती हुई प्रतीत होंगी। तो किस तरह कवि अपने कैनवस को, अपने कल्पना को विराट रूप देता है, विस्तार देता हुआ चलता है। उसमें उन देशों की ओर भी संकेत प्रसाद करते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय जागरण के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की, जीवन के सुख की गागर भर ली। उसी परिकल्पना को वो यहाँ भारतवासियों के समक्ष भी रखना चाहते हैं। इसीलिए बीती विभावरी जागरी, अब ये जो रात्रि है जो सो रही थी, वहां से, उस मद से, उस रात के नशे से बाहर निकलने का आह्वान है। जागें और
इस आजादी के घट को भरने का समय आ गया है। इसलिए कवि को यह सहन नहीं होता कि ऐसे परिवेश में एक लता और उसकी कलियां आंखें बंद करके अब सो रही हों। वह कब तक सोएंगी? इस आजाद देश की परिकल्पना को साकार करना है तो वो कलियों की बंद आंखों को भी खोलना चाहते हैं, यानी इस देश के नागरिकों को वो जगाना चाहते हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों से भरे विहागरी। अब कवि चाहता है कि ये जो निद्रा के आगोश हैं ये समाप्त हों, अब जागरण की स्थिति आए और देश स्वतंत्र हो। इसीलिए तो हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, वो इस तरह के आह्वान भी करते हैं। प्रसाद ने अनेक स्थलों पर अपने नाटकों के गीतों में भी इस तरह की चेतना का संचार किया है। अशोक की चिंता में कवि एक महान चिंतक के रूप में हमारे सामने आते हैं। प्रसाद जी वास्तव में दार्शनिक थे। उनकी कामायनी जैसी रचना जो भी पढ़ ले, उसे समझ ले, तो वह जान सकता है कि प्रसाद का व्यक्तित्व कितना विराट व्यक्तित्व है। वह जितने शरीर से सुंदर, मोहक और प्रभावी दिखाई देते थे, मन से, भावना से, विचार से और हृदय से उतने ही विराट दिखाई देते हैं और हैं भी। इसीलिए जो कामायनी है वह कोई सामान्य रचना नहीं है, वह सारस्वत कृपा अनुकंपा का एक विलक्षण वरदान भी है हिंदी जगत के लिए और साहित्य जगत के लिए। उनकी अशोक की चिंता में जो प्रेम है वो देशकाल की सीमाओं का अतिक्रमण करता है। संपूर्ण वसुधा, अखिल ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि एवं मानवता का तक विस्तृत हो जाता है। वो सीमित प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति विशेष का प्रेम नहीं है, वो समुदाय विशेष का प्रेम नहीं है, वो एक राष्ट्र विशेष का प्रेम नहीं, वो पूरे संसार का प्रेम बन जाता है। इसलिए प्रसाद ने जीवन के उस महान सत्य को जान लिया है जिससे युद्धोपरांत विश्व शांति की स्थापना संभव की जा सकती है। तो युद्ध अगर चुनौती बनता है, अपनाना पड़ता है, तो केवल इसलिए वो उसके पक्षधर होते हैं कि पूरे विश्व में शांति की स्थापना का अगर वह सहायक बनकर आता है तो उसका स्वागत हो। अन्यथा युद्ध अनायास किसी पर आक्रमण करने, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं होना चाहिए। भारतीय सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना का समन्वयात्मक स्वर कविता का, इस अशोक की चिंता का मूल प्राण है। यह महादंभ का दानव, पीकर अनंग का आसव, कर चुका महाभीषण स्व, सुख दे प्राणी को मानव, तज विजय पराजय का कुढंग। ये जो जीत हासिल करने की का एक दंभ है, दूसरे को पराजित करने का जो दंभ है, प्रसाद उस दंभ से बाहर निकालना चाहते हैं। वो इसलिए उसे महादंभ कहते हैं, महादंभ का दानव कहते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो भीषण स्वर है यह मनुष्य को सुख देने वाला नहीं है। हम अपनी शक्ति का, बाहुबल का प्रदर्शन करने के लिए, हम अपनी सत्ता के विस्तार के लिए, हम अपने विस्तारवादी नीतियों के लिए इस तरह की जो कुढंगी चालों का सहारा लेते हैं, मदद लेते हैं। प्रसाद उसके पक्षधर नहीं है। इसलिए चिंतित सम्राट अशोक के मन में यह भाव बार बार उठता है कि संपूर्ण भूमंडल के समस्त शासकों ने अपनी स्वार्थ परायणता के कारण संसार का शोषण किया है। तो जो राजा महाराजा थे वो अपनी सैन्य बल पर, अपने बाहुबल पर, अपने धन बल पर कमजोर शासकों को पराजित करते रहे, उन पर विजय हासिल करते रहे। ये उनका महादंभ था। उनकी वैयक्तिक इच्छा सर्वोपरि बनी रही, जबकि सार्वभौमिक हित की इच्छा उसकी उपेक्षा होती रही। तो सम्राट अशोक की चिंता के माध्यम से प्रसाद अपने दर्शन को, भारतीय दर्शन को हमारे समक्ष व्याख्यायित करते चलते हैं। मानवता के दुख और विषाद इनको अपनी और आकृष्ट न कर पाए, अतः वह अपने विदीर्ण हृदय से प्रेम स्वरूप नव सौंदर्य सृष्टि की परिकल्पना करते हैं ताकि वह संतप्त भूमंडल को शांति प्रदान कर सके। यह जो पृथ्वी है, यह जो सृष्टि है, यह संतप्त है और इस
संतप्त भूमंडल को शांति की अपेक्षा और आवश्यकता है। इस शांति के लिए हमें समर्पण करना होगा, त्याग करना होगा, हमें संकल्प लेना होगा। उन सब की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। भुनती वसुधा तपते नग, दुखिया है सारा अग जग, कटक मिलते हैं प्रतिपग, जलती सिकता का यह मग, वह बह जाबन करुण, करुणा की तरंग, जगता है यह जीवन पतंग। अब प्रसाद इस भुनती हुई वसुधा को देखकर, तपते हुए नग को देखकर दुखी हैं, और वो कहते हैं कि ये जो संसार में इस तरह का शोषण हो रहा है, इस तरह का अतिक्रमण हो रहा है, इस तरह का हार और जीत का एक खेल चल रहा है, वो उसको देखकर वास्तव में अपनी करुणा को हमारे समक्ष चित्रित करते हैं। इसी तरह शेर सिंह का शस्त्र समर्पण भी एक बहुत ही विलक्षण और ऐतिहासिक लंबी कविता के रूप में, प्रगीत के रूप में हमारे समक्ष आता है। प्रसाद ने दार्शनिक चिंता के माध्यम से विश्व प्रेम और विश्व कल्याण की बात की है। वही औरों को हंसते देखो मनु, सबको सुखी बनाओ। प्रसाद जो कामायनी में भी कहते हैं कि अपने सुख की लालसा नहीं, सबके सुख की परिकल्पना कीजिए, हमारा सुख सबका सुख बन जाए, उस दर्शन को लेकर वो चलते हैं। इसलिए ले लो यह शस्त्र है, गौरव ग्रहण करने का रहा कर में, अब तो न लेश मात्र लाल सिंह, जीवित कलुष पंचनद का देख दिए देता हूं, सिंगों का समूह नख दंत आज अपना। ये जो समर्पण है, ये इस अनुभूति के बाद है कि इस मारकाट से, इस जय पराजय के दंभ से अंततः हम प्राप्त क्या करते हैं। तो जो बोध होता है वह यह कि इस सत्ता के विस्तार का, इस आक्रमण और आतताई नीति का वो परित्याग करने की तरफ हमें उन्मुख करते हैं। इसी तरह पेशोला की प्रतिध्वनि भी एक लंबी सुंदर कविता है। अगर आप प्रकृति की बात करें, प्रेम की बात करें, सौंदर्य की बात करें, तो इस तरह की कविताओं में एक अलग तरह का सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। सांस्कृतिक गौरव और जो राष्ट्र की संपदा है, उसकी ललकारों और चुनौतियों को पेशोला के इर्द गिर्द रखकर खोजने का सुंदर रचनात्मक प्रयत्न कवि प्रसाद करते चलते हैं। आहूतियां विश्व की अजस से लुटाता रहा, सतत सहस्त्र कर माला से, तेज ओज बल जो बदान्यता कदम्ब सा, पेशोला की उर्मियां हैं शांत घनी छाया में, धूसर जलद खंड भर पड़े हों जैसे विजन अनंत में। अब ये जो सौंदर्य की एक सृष्टि कवि करता है, उसमें अतीत की, प्रकृति की और विरासत की जो सुंदरता है उसकी तरफ हमें उन्मुख करता है। महाराणा प्रताप पुकार पुकार कह रहे हैं कि उनके स्थान पर अब कौन उत्तरदायित्व संभालेगा। कभी यह दर्शाने हेतु प्रयासरत नजर आता है कि देशवासी सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों की पुकार सुनकर राष्ट्र हित के लिए अपने कर्तव्य पहचाने तथा सौंदर्य की भव्य धारणा का सृजन कर दें। अब ये चिंता जो है महाराणा प्रताप की, वो ये है कि जिस बिगुल को उन्होंने बजाया, जिस आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया, अर्पित कर दिया, इस सूत्र को आगे कौन थामेगा, इसे कौन बढ़ाएगा, इस दायित्व का वहन कौन करेगा, ये चिंता है। इसलिए वो प्रसाद उसे इस रूप में चित्रित करते हैं कि देशवासियों के समक्ष, पाठकों के समक्ष यह संदेश जा सके कि जो सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी पुकार हमारे कानों तक आनी चाहिए, हमारे हृदयों तक आनी चाहिए। हम राष्ट्र हित के लिए अपने को, देश के प्रति जो कर्तव्य हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनके निर्वाह के लिए अपने को प्रस्तुत कर सकें। ऐसी विलक्षण सुंदरता उनके काव्य लोक में दिखाई देती है। कौन लेगा भार ये, जीवित है कौन, सांस चलती किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर मैं हूं, धूसर जलद खंड भर पड़े हों जैसे विजन अनंत में। ये जो
चेतना है। ये वास्तव में चाहे सुंदरता के अनेक आयामों की बात प्रसाद करते हैं। इसलिए जहां कहीं भी वह वीरता की बात करें, ओज की बात करें, या शौर्य और पराक्रम की बात करें, या देश के अतीत और गौरवशाली इतिहास की बात करें, हमारी सांस्कृतिक विरासतों की बात करें, उन सब में उनकी जो इतिहास दृष्टि है, प्रसाद ने कामायनी की जो भूमिका लिखी, प्रसाद ने अपनी रचनाओं की जो बहुत ही सुविचारित सुचिंतित भूमिकाएं लिखी, उनमें उनके इतिहास बोध का भी हमें पता चलता है। मनु कौन थे, इड़ा कौन थी, श्रद्धा कौन थी, देव जाति का विनाश क्यों हुआ, ये पूरा एक गहन गंभीर चिंतन उनकी कविताओं के माध्यम से हमारे समक्ष आता है। तो ये जो सौंदर्य दृष्टि है, यह वास्तव में विलक्षण है। इसलिए प्रलय की छाया हमारे सामने एक उद्बोधन गीत के रूप में प्रस्तुत होती है। उसमें कवि ने सौंदर्य और प्रेम का विलक्षण रूप में चित्रण किया है। कवि ने गुर्जर प्रदेश की सुंदरी कमला की विवशता के माध्यम से देश की उन विवशताओं का आकलन भी किया जो युगीन परिस्थितियों के कारण वहां आ गई थी। इसीलिए वह कहती है, मैं भी थी कमला रूप रानी, गुजरात की सोचती थी, पद्मिनी जली थी स्वयं, किंतु मैं जलाऊंगी यह दावानल ज्वाला। तो पद्मिनी भले ही उसने अपने को जला लिया हो उस आतताई से बचने के लिए और जौहर करने की जो बात हमारे यहाँ मिलती है, लेकिन यहाँ पर कमला कहती है, मैं जलाऊंगी, मैं जलूंगी नहीं, मैं मरूंगी नहीं, मैं जलाऊंगी वह दावानल ज्वाला जिसमें सुल्तान जले। देखे तो प्रचंड रूप ज्वाला सी धधकती, मुझको सजीव वह अपने विरुद्ध। वह ज्वाला की तरह धधकते हुए सुल्तान के समक्ष खड़ी हो जाना चाहती हैं और उसके विरुद्ध अपना जो स्वर है उसे बुलंद करना चाहती हैं। तो यह भी एक प्रसाद की अलग तरह की सौंदर्य दृष्टि है, एक अलग तरह की परिकल्पना है, उसको प्रसाद चित्रित करते हैं। लहर की जो समस्त कविताएं हैं उनमें बहुत सी रहस्यवादी कविताएं भी हैं। उनमें कवि उस अज्ञात, अगोचर और सर्वव्यापक सत्ता के साथ आंख मिचोली भी करता है। कभी प्रेम वेणु की स्वर लहरियों में मधुर गीत गाने का आग्रह करता है। कभी वह सौंदर्य की सुंदर अनुभूतियों और अभिव्यक्तियों के साथ जोड़कर प्रेम के विविध आयामों को भी चित्रित करने का प्रयत्न करता है। कभी उसके चरणों की लाली का पान करने की अभिलाषा व्यक्त करता है, तो कभी प्रयत्न करता है कि उस अज्ञान प्रियतम का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करे। निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप पाओगे, इतना सजग कुतूहल ठहरो यह न कभी बन पाओगे। आह चूम लूं जिन चरणों को चाप चाप कर उन्हें नहीं, दुख दो इतना अरे अरुणिमा उषासी, वह उधर वही सुधा चरण चिन्ह सी बनकर यहीं पड़ी रह जावेगी। प्राणी रज कुमकुम ले चाहे अपना भाल सजावेगी। इस तरह कवि प्रसाद ने जो सौंदर्य चित्रण किया, जो प्रकृति चित्रण किया, जो प्रेम की अभिव्यक्तियां की, उनसे वो संतुष्ट नहीं दिखाई देते। वो कहते हैं, असीम यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं तुमको आते हुए देख ना लूं, तो मैं अपने सिर को झुका ले रहा हूं, नतमस्तक हो रहा हूं। देख ना लूं इतनी सी तो है इच्छा, लो सिर झुका हुआ कोमल किरण उंगलियों से ढक दोगे यह दृग खुला हुआ। अंततः मिलन सुख से विभोर होकर कवि यह भी कहता है, अरे आ गई है भूली सी यह मधुरित दो दिन को, छोटी सी कुटिया में रच दूं नई व्यथा साथिन को। वसुधा नीचे ऊपर नभ हो, नीड़ अलग सबसे ही, झाड़ खंड के चिर पतझड़ में भागों सूखे तिनको। तो इस तरह लहर की रहस्यवादी गीत योजना, उसमें अद्वैत सौंदर्य का अभिव्यंजनागत वर्तमान दिखाई देता है। अहम से इदम का समन्वय रहस्यवाद की सर्वमान्य संस्थिति है, उसकी सहज अभिव्यक्ति इन गीतों में कवि वेदना के आधार पर मिलन का साधन बनकर चित्रित करता है। यह सौंदर्य विधान द्वारा प्रेम की अपरोक्ष सत्ता की समरसता की स्थापना भी करता है।
अनुभूतियों और अभिव्यक्ति की तादात्म्यगत स्थिति का निर्माण भी करते चलता है। इसलिए देवलोक की अमृत कथा की माया छोड़ हरित कानन की आलस छाया, विश्राम मांगती अपना जिसका देखा था सपना, निस्सीम व्योम तल नील अंक में अरुण ज्योति की झील बनेगी, कब सलिल है सागर संगम अरुण नील। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रसाद ने लहर में रहस्यवादी कविताओं के माध्यम से व्यष्टि और समष्टि का संगम किया है। वह मानवता की मधुर कल्पनाओं का, मंगल कल्पनाओं का और अपनी मांगलिक कामनाओं का संयोग एक साथ प्रस्तुत करते हैं। उनके जीवन में आलोक की शाश्वत चेतना निहित करने का एक संकल्प लेते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए उनके गीतों में प्रेम और सौंदर्य के अनेक रूप, अनेक आयाम उभर कर आते हैं। हम उन्हें मूर्त और अमूर्त आकार में प्रदर्शित और भावित होते हुए देखते हैं। वे उर्वर कल्पना का पूर्ण रूपेण प्रयोग करते हुए अपनी तीव्र अनुभूतियों की व्यापकता के साथ रमणीय रूप में चित्रण करते हुए चलते हैं और कहते हैं, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते थे, इन आंखों की छाया भर थे, सुरधनु रंजित नव जलधर से, भरे क्षितिज व्यापी अंबर से, मिले घूमते जब सरिता के, हरित फूल युग मधुर अधर थे। इस तरह मित्रों, प्रसाद की लहर कविता वास्तव में सौंदर्य और प्रेम की अनुभूतियों का एक आगार है, एक भंडार है। और ऐसी सुंदर रचना का जब हम पठन पाठन करते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। हम भावलोक की एक नई दुनिया में विचरण करने लगते हैं। तो आज हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं। नए विषय के साथ फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।